ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार वॉइस आ रही है सभी को? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जांजीबर के बारे में। पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, आज पीडीएफ डाल दूंगा। और इसमें आप लोग क्लास अगर करोगे तो देखो, ये जो कंटेंट है दिस इज डाउन टू अर्थ, है ना। इससे पहले वाला जो कंटेंट हम लोग पिछली क्लास में कवर कर रहे थे वो आपका इट वाज फ्रॉम physics.org, है ना। मेरा सिर्फ ये है कि अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उससे थोड़ा सा जो ये वीक आएगा इसमें आपका थोड़ा गैप रहेगा, क्योंकि ये 16 तारीख तक ये हमारे पास भी टाइम होता है। आफ्टर 16th मतलब जो क्लास हो जाए मतलब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वीक में 3 क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी आफ्टर 16th। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है, तो इस वजह से यू कैन से कि थोड़ा अभी 2 क्लासेस ऑलमोस्ट आपकी वीक में हो रही हैं। और प्रीलिम्स के बाद से लाइक 3 क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट होंगी। ये चीज आपको याद रखना है। कंटेंट जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदू का कंटेंट भी मैं आपको डालने लग जाऊंगा। जो यूट्यूब वाला कंटेंट है वो पूरा आपको इसमें भी मिल जाएगा। आपके ऊपर है, आप यहाँ देखना चाहते हो, यूट्यूब में देखना चाहते हो, बट उसको रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। जब एक क्लास हो रही है सेम कंटेंट रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो। माइंड मैप्स आई हैव अपलोडेड टिल 1 जून। सेकेंड और थर्ड का जो माइंड मैप है दैट विल बी देयर, वो अपलोड होता जाएगा। ये जो कंटेंट है इसको आप चाहो तो पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, पीडीएफ में प्रॉपर प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके, या शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। जांजीबार अभी न्यूज में, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है, और ये जो कंटेंट अभी हम 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम डाउन टू अर्थ, है ना। डाउन टू अर्थ में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया है डॉल्फिन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो है डॉल्फिन के ऊपर डिस्कस किया है, जायंट डॉल्फिन रिसाइडेड इन पेरुवियन अमेज़न। इसके बाद यूरोपा के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे दूसरे टॉपिक्स भी लाइक वी हैव डिस्कस्ड। एक बार ये बताना मुझे कि हम लोगों ने क्या, वेदर वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस किया, व्हाई डिड ईस्टर्न इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल ऑन मार्च 20th। अब इसमें जेट स्ट्रीम और इनके जो फैक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा आपका कनेक्शन आपको लाइक इट विल बी देयर। फिर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बैनिंग कॉटन कैंडी, पेंगुलिन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पेंगुइन के हैबिटेट और सारी चीजें, एवरीथिंग पेंगुलिन इन अफ्रीका, ये डिस्कस हमने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का टॉपिक है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड हेपेटाइटिस बी। और सी कोस्टल, ये सब भी डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक, है ना। आप अपने नोट्स देखना, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ से भी अपना आप मैच कर लेना। आर्सेनिक इन राइस, ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। उसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे यूएन रिपोर्ट है, वो भी हमने डिस्कस कर ली है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जेनेटिक रेस्क्यू के बारे में वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस पार्ट एज वेल, ठीक है। तो ये टॉपिक्स ऑलरेडी आपके मैंने जैसे जीन पर्जिंग का कंसेप्ट है, वाटर क्राइसिस है, ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आपका काम ये है कि आप इनको रीड करो, जितना भी टाइम मिलता है रीड करो, इमेजिन करो। मैप्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हो। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स में आप एरिया मार्क कर सकते हो, बोले ये एरिया है, यहाँ पे ये ज्योग्राफी का टॉपिक न्यूज में है इस एरिया में। तो आप चीजों को कनेक्ट बहुत अच्छा कर सकते हो अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इश्यूज हैं उनको आप बढ़िया से समझ सकते हो। डायनेमिज्म खासतौर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एरियाज में बहुत अधिक आपका रहता है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज देयर, दैट इज जांजीबार के बारे में डिस्कस करना है। तो जांजीबार क्या है, ये थोड़ा सा अगर आप मैप देखो ना, पहले देख लो, लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है, और यहाँ पे ये आइलैंड लोकेटेड है, इसको हम जांजीबार बोलते हैं। हियर यू हैव दिस आइलैंड, वी कॉल इट एज जांजीबार आइलैंड हम इसको, ठीक है, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज जांजीबार। तो जांजीबार आइलैंड है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 आइलैंड है, एक आपका जांजीबार बोलते हैं और दूसरा पेम्बा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आइलैंड किस देश से बिलोंग करते हैं? दे बोथ बिलोंग टू तंजानिया, ठीक है। तंजानिया क्या है? अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास जांजीबार है, दूसरी तरफ आपका पेम्बा है, और ये दोनों ही तंजानिया का तंजानिया जो देश है उसका हिस्सा है, जो कि अफ्रीका का देश है। और अगर आप मैप में थोड़ा सा देखोगे तो जो ये जांजीबार आइलैंड है, ये जांजीबार है, इसके इधर आपका इंडियन ओशन रीजन लोकेटेड है, और इधर आपका जांजीबार चैनल है। तो आपको क्या देखना है कि इधर जो देश है वो तंजानिया है। तंजानिया और इंडो मतलब तंजानिया
तंजानिया जो देश है और जांजीबार जो मतलब जांजीबार तंजानिया का हिस्सा है, इसके बीच में कौन सी वाटर बॉडी प्रेजेंट है, उसका नाम जांजीबार चैनल है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ टूरिज्म और ये सब बहुत फेमस है, लोग जो जैसे जो घूमते फिरते रहते हैं वो सब ऐसे आइलैंड्स में जाना पसंद करते हैं, दे गो टू दीज प्लेसेस। और जांजीबार चैनल जैसे हो गया, और इंडियन ओशन रीजन की अगर आप बात करोगे तो इंडियन ओशन रीजन पे लोकेटेड है। तो एक आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द लोकेशन ऑफ जांजीबार, ठीक है। तो अपने मैप में आप देख लोगे जांजीबार का लोकेशन कहाँ पे है, ये किस किस आइलैंड में है, वो किस ओशन में है, दैट इज इंडियन ओशन रीजन के अंदर उसका लोकेशन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडियन ओशन रीजन एक पॉइंट है। दूसरा आपको याद रखना कि तंजानिया और जांजीबार को अलग कौन करता है, तो यू हैव जांजीबार चैनल। जांजीबार चैनल की अगर बात करोगे तो दैट इज देयर, जांजीबार चैनल की बात किया जाएगा तो वो रहता है। तो यहाँ पे आपको जांजीबार चैनल देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जांजीबार ये फैक्ट आप याद रखो, और इसके लोकेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और भी ध्यान में रखना कि जो जांजीबार है ये फेमस है क्लोव्स। लौंग आप जानते हो, लौंग, ये लौंग आप देखे होगे, लौंग तो ऐसा कोई नहीं होगा नहीं जानता हो। चाय बनाते हो डालते हो, बाकी लोग और भी पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो क्लोव्स शब्द हम जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोव्स बेसिकली कंज्यूम किया जाता है बहुत पर्पस के लिए। तो जांजीबार पेम्बा ये क्लोव्स के लिए फेमस है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? सो ये क्या है कि वन ऑफ द जांजीबार मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए क्या है, वो है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन और सैनिटेशन। देखो अफ्रीका जैसे देश जो है ना, वो इतना अधिक डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज होती है कि कोई देश है उसका जो विकास है या डेवलपमेंट है वो कुछ पॉइंट्स पर निर्भर है आपका करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपका होता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करते हैं। जैसे मान लो यूपीएससी है, तो यूपीएससी मान लो हमारे देश में देखो तो वो मेरिट सिस्टम का ध्यान में रखता है, ठीक है। अकाउंटेबल है, अगर कुछ भी होता है तो अकाउंटेबल है, आपका जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारी चीजें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हो तो इंसान जो है धीरे धीरे जिसका जो इंटरेस्ट है उस बेसिस पर वो उन जगहों तक रीच कर जाता है। बट अगर आप इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं करते हो तो वहां पे ह्यूमन डिस्क्रिशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, फिर वो बायसनेस है। फिर इंसान तो मतलब अगर इंस्टीट्यूशन है वो बायसनेस बायस्ड नहीं होती है, लेकिन इंडिविजुअल बायस्ड होता है, तो वो अपने रीजन, रिलीजन, कास्ट, जो भी फैक्टर होगा उस बेसिस में बायसनेस करेगा, फिर वो अब अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हैं। तो ज्यादातर जो विश्व में देश हैं अफ्रीका के अंदर खास तौर से, उनका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता, और जिस देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, चीजें स्मूथ रन होती हैं, वो सब कुछ इस जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर निर्भर आपके करता है। तो जांजीबार जो आइलैंड है इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपका लोकेटेड है। 1964 में जांजीबार और पेम्बा दोनों ने क्या है, तंजानिया जो देश है उसको ज्वाइन कर लिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कभी मैच द फॉलोइंग जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग से, कि जो जांजीबार है वो जांजीबार किस देश को बिलोंग करता है, तो द आंसर शुड बी दैट जांजीबार एंड पेम्बा बोथ बिलोंग टू तंजानिया, ठीक है। दोनों किसको बिलोंग करते हैं, बोथ बिलोंग टू तंजानिया, ठीक है। ये फैक्ट्स यहाँ ध्यान में रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड कर दो, वाई टाइप करके प्लीज रिस्पॉन्ड, थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहा करो। तो हम लोग डाउन टू अर्थ के टॉपिक करेंगे पहले, फिर कुछ टॉपिक्स physics.org से कवर करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे। हिंदू का साथ में आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, बाकी वीडियो में यहाँ भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, तो जून से वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। तो नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज पिखान पिकस वायरन। अब इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट आज के समय में यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है, और उनका सोर्स आप सर्च करोगे तो डाउन टू अर्थ पे आपको मिलेगा। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी बेस्ड एनवायरनमेंट बेस्ड जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में बहुत अधिक आ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस को कंबाइन कर लो तो लगभग मैपिंग और जो स्टैटिक ज्योग्राफी को मिला लो 15-18 प्रश्न उसमें हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में 15-18 प्रश्न हो जाते हैं, तो लगभग आपको 35-36 प्रश्न है। जहां कट ऑफ 75 जा रहा है तो 36 प्रश्न बहुत होते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज को ऐसे सोचना, ठीक है। क्वालिटी है, और दो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका बेसिक्स आपका क्लियर होता है। तो अगर आप जैसे अभी मैं आपको जो बुक सीरीज है अगर आपने अटेंड की होगी, तो बुक सीरीज के अंदर जैसे देखो इस टाइप से नोट्स आपको मैं बनवा रहा हूँ। ये देखो, ये हमारी क्लास है, पहली क्लास हुई है, कल दूसरी क्लास होगी। एम लक्ष्मीकांत के देखो ये नोट्स मैं खुद हैंड रिटन करके और आप लोगों को करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो सारी किताबें एक एक करके देखो ये पूरा करवाया, जो लोग, बहुत लोग आप में से हिस्सा है उसमें से, तो ये देखो ये पूरे नोट्स इस टाइप से कवर कराए जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत अल्टीमेट है, मतलब बहुत मेहनत का काम है। और मेरा सिर्फ बताने का आप लोगों को पर्पज ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं, इनको आप लोगों को क्या है कि लाइक स्टैटिक पार्ट ऑथेंटिक किताबों से ही कवर करना है। तो इस जैसे जो सब्जेक्ट्स आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होंगे, इकोनॉमी है, इनके ट्रेडिशनल सोर्सेस अगर आप कवर अच्छे से कर लोगे, तो आपका वो जो किताबें हैं उनसे कवर कर लोगे, तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे। अगर आप इधर उधर कहीं चुटपुट चीजों से कवर करने की कोशिश करोगे कि कोई 1 घंटे में करवा रहा है, कोई 2 घंटे में करवा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और एक अच्छा आप कह सकते हो कि तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, यूपीएससी की लेवल की आप पढ़ाई कर सको। तो ये जो ऑथेंटिक किताबें हैं, इनको करना ही करना है। भले अगर आप मान लो कोर्स का हिस्सा नहीं हो और आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, तो आप खुद करो, लेकिन करो जरूर से। और किताबों के नाम मेंशन है, दिसंबर तक का समय टारगेट बना के रखो और वो उसको कवर कर लो, तो उससे आपका स्टैटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और या बाकी जिम्मेदारी मैं इधर निभा रहा हूँ करंट अफेयर प्लस में, बाकी जिम्मेदारी हम लोग की चल रही है। इसके बियॉन्ड कंटेंट आपका कहीं नहीं जाएगा। हिंदू का जो वीडियो होता है और ये सारे वीडियो कंबाइंड कर लोगे और आप 1 महीना अटेंड करो, आप देखो कि जो कंटेंट की क्वालिटी आपके पास है और कहीं आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है कि आपको मेंस में भी फायदा होगा काफी अधिक, और प्रीलिम्स में भी नो डाउट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अधिक इंप्रूव आपकी होगी, और सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बस एक लिखने की हैबिट जो है वो डेवलप करना, वो धीरे धीरे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब देखो, एक आप यूपीएससी के ट्रेंड को देखोगे तो आज के टाइम पे जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, जैसे 2 बार 3 बार जो प्रश्न आए हैं, वो डाउन टू अर्थ में उसके सोर्सेस हैं। अब इसी पर आर्टिकल आया है एक प्लांट के बारे में जिसका नाम पिलखान, फीकस वायरन करके नाम है इसका। ये डेसिडियस ट्री है, मतलब ये पतझड़, मतलब जब से पत्तियां गिरती हैं इसकी, लाइक फरवरी के टाइम पे फिर नई पत्तियां उगती हैं, तो डेसिडियस है। इसे कई नाम से पुकारा जाता है, तो आपको नाम याद नहीं रखना, बस आप फिलकन याद रखना जो इसका कॉमन है। अब इसमें कई ऐसे लीव्स और ये सब, क्योंकि बड़ा सा पेड़ सा होता है, और इसको कहा जाता है कि इसको इसकी जो पत्तियां और ये हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सब्जी बनाने के लिए, है ना। बहुत सारी जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसको कंज्यूम भी करती है, पिलखान कहते हैं। इसके कई मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, एंड ये मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो है यूज भी होता है, फूड के रूप में कंज्यूम भी किया जाता है। म्यांमार में कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फूड, सूप और ये सब बनाने के लिए। उसके बाद जो नई नई पत्तियां होती हैं उन्हें फाक ल्यूइट शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है थाईलैंड के अंदर। उसके बाद ये जो जो लीव्स होती हैं बहुत ही, क्योंकि एकदम जो जैसे सब्जी के लिए यूज करते हैं, तो एक नई नई जो पत्तियां उगती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम समय तक आपका वो रहती है, तो उनको उनको तोड़ के फिर यूज किया जा सकता है। फिर इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं जिससे, जो कि हमारे लिए बहुत शरीर के लिए जरूरी है, फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स की बात करें, वो आपका प्रेजेंट रहता है। और इवन अगर पानी बहुत अधिक उस रीजन में प्रेजेंट है, या फिर मान लो बारिश बहुत अधिक नहीं प्रेजेंट, ऐसी कंडीशंस में भी ये जो प्लांट है वो सरवाइव कर सकता है। तो कहा क्या जाता है कि आप ऐसी प्लांट्स को बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हो। तो जैसे लोग अगर इसको कंज्यूम भी करना चाहते हैं, इसके पत्तियों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो करेंगे। और जब लोगों का इंटरेस्ट या उनको कोई चीज किसी पेड़ से मिलती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी वो प्रयास करते हैं। ये चीज भी देखने को जो है आपको मिलता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जो फीकस है, लार्जेस्ट जीनस है, बिलोंगिंग टू मोरकासियाई और फिग फैमिली। फिलकन जो है बिलोंग करता है ग्रुप जिसके हम कहते हैं स्ट्रैगलर फिग्स, ये शब्द है। और इट सीड्स कैन जर्मिनेट ऑन अदर ट्रीज, दूसरे जैसे मान लो कोई ट्रीज है उसके ऊपर ये उग जाता है, आप चाहो तो इसका गूगल में डाल के इमेज देख सकते हो। तो दूसरे जो पौधे पेड़ होते हैं उसमें भी ये उग सकता है। तो जो होस्ट ट्री होती है उसके ऊपर ये आपका उग सकता है, जिसे हम फिलकान शब्द जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो ट्री है इसका एक खास बात भी होती है, है ना, मतलब ये लाइक जैसे जो एरियल रूट्स होते हैं, बनियान ट्री, कभी आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो उससे बड़ी बड़ी जो आपकी ऊपर साइड से जो जड़ें हैं नीचे की तरफ आती हैं, उन्हें हम प्रॉप्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल जो है करते हैं। लेकिन जो एरियल रूट्स पिलखान के होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी जो मेन जड़ है, मेन जो स्टेम है ना, जैसे मान लो जो पौधा है उसका ऐसा मेन ऐसा स्टेम है, तो इसको ऐसे जकड़ लेती है। तो ये इसका यूनिक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है, तो आप कह सकते हो इसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि आपको ये याद रखना कि पहली चीज कि इस प्लांट को आप एरिड कंडीशन में उगा सकते हो, मतलब जहां बारिश नहीं हो रही वहां भी, जहां मान लो पानी का ठहराव है वहां भी आप इसको उगा सकते हो, लाइक यू कैन ग्रो इन दैट एरिया ऑल्सो।
also they have very good न्यूट्रिशनल वैल्यूज, मेडिसिनल वैल्यूज है। इसकी जो जो जड़ें होती हैं वो इसको एकदम से, इसकी जो स्टेम होती है उसको पूरा होल्ड करती हैं। तो ये कुछ यूनिकनेस है इस प्लांट के। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये प्लांट्स के बारे में जिसे हम फिलकान शब्द यूज कर रहे हैं, यू नीड टू नो अबाउट दीज प्लांट्स। समझ में आया सभी को? प्लीज लेट मी नो। तो अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ में फिर एक देख लो, काजा समिट करके एक होती है, काजा समिट। काजा समिट जो है मतलब ये कवांगो जम्बेजी ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया, इसे बोलते हैं काजा। काजा, ठीक है, काजा समिट है। इसमें ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन, ट्रांस फ्रंटियर मतलब जैसे एक देश है तो जो भी कंजर्वेशन एरिया होगा वो एक देश के बाउंड्री के बियॉन्ड होगा। तो अभी क्या है कि इसकी जो मीटिंग है आपकी जो है जाम्बिया में हुई थी। इस पर डिस्कशन जो है 5 देश हैं जो कि पार्ट हैं काजा टीएफसीए का। आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से, जैसे इसमें अंगोला है, बोट्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। तो ये बनाते हैं ग्रुपिंग जिसे बोलते हैं काजा टीएफसीए, जिसमें कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। अब यहाँ पे क्या है, आइवरी, आइवरी मतलब जो वो एलिफेंट के दांत होते हैं ना, उन्हें आइवरी ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख लो कई देश है जिसका नाम आइवरी कोस्ट लिखा हुआ है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो अभी मीटिंग होनी है साइट्स की अगर आपने एनवायरमेंट में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसे हम वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा शब्द जिसके लिए इस्तेमाल कर, मतलब ये जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और ये लीगली बाइंडिंग है, इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो इसकी मीटिंग अभी होनी है, 20वीं मीटिंग इसकी होनी है। इससे पहले ये जो देश हैं काजा टीएफसी वाले, तो आपको याद रखना काजा टीएफसी का हिस्सा कौन कौन है। तो ये लोग मिलके डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी रूल्स बने, क्योंकि ये जो साइट्स है इसके तहत किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का, है ना, मतलब जो स्पीसीज है उनका, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, उसका ट्रेड नहीं किया जा सकता। ट्रेड मतलब व्यापार नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ ये देश हैं ये इस पर थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं और उनका जो भी मानना हो तो वो एक कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इस बारे में ये लोग बैठे हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि रिसेंटली काजा समिट हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? तो जम्बिया में हुई थी। क्या पर्पज है? मैंने आपको बताया कि वो आइवरी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसके बदलाव के लिए, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। और अभी जो साइट की मीटिंग कुछ समय में होगी, जब होगी तब हम डिस्कस करेंगे। साइट की जो आपकी उसकी जो मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी की मीटिंग होगी तो उससे पहले वो एक मीटिंग करके अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से देश काजा टीएफसी का हिस्सा है। तो अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये देश आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें अलोंग अब ओखावांगो डेल्टा हमने डिस्कस कर रखा है हिंदू के सेशन के अंदर। ओखावांगो डेल्टा जो है तो कॉमन बॉर्डर अलोंग द ओखावांगो एंड जम्बेजी रिवर जो है आप कह सकते हो कि प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पे जो अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, तो आप सदर्न पार्ट जो है अफ्रीका का, अगर साउथ अफ्रीका के ऊपर जाओगे तो ये सारे देश एक साथ हैं। आप मैप में देख लेना एक बार। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देश हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं। एक डेल्टा है जिसे हम कहते हैं ओखावांगो। ठीक है, एक बार देखना जरा ओखावांगो, बताओ जरा ओखावांगो जो डेल्टा है कहाँ है? बोट्सवाना में है क्या? एक बार चेक करना। मतलब ऊपर साइड है, मतलब साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हिप्पोपोटामस के केस में डिस्कस किया था कि वहाँ बहुत सारे हिप्पोपोटामस हैं। वो क्योंकि पानी में हिप्पोपोटामस प्रेजेंट होते हैं और वो पूरे तरीके से मतलब पानी बिल्कुल नहीं बचा है, तो उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एकदम वो कीचड़ में डूबे हुए बहुत सारे, लाइक 50, 60, 70 पता नहीं कितने थे, उसकी इमेज आई थी जो कि बहुत सेंसिटिव इमेज थी। तो वो पानी की कमी की वजह से तो ओखावांगो डेल्टा में देखने को मिला। कुछ समय पहले बहुत सारे एलिफेंट्स जो है मर गए थे ओखावांगो डेल्टा पे, अलोंग द ओखावांगो। तो मुझे देखो एक बार बताओ कौन से देश के अंदर ओखावांगो डेल्टा है, जल्दी से बताओ। तो जम्बेजी रिवर ओखावांगो डेल्टा के अलोंग ये आपका अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे
जो ये रीजन है काजा टीएफसी जिसे हम बोलते हैं, वो जो ये एरिया है वो आपका लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये रीजन कहाँ लोकेटेड है। कई बार रीजन ही पूछ लें अफ्रीका में कॉन्टिनेंट के रूप में, बहुत डिटेल में ना जाएं, there is this possibility also, but you need to be aware about these things, अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, काजा, तो ये जितने भी ये अलग अलग आपके वी कैन से कि रीजन है, इसके बारे में आपको जागरूकता और जानकारी जो है वो होनी चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये है WHO का हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। अब देखो क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ, और अब ऐसे रिजोल्यूशन में ना मेंस के प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आप देखना मेंस में इनमें कितने प्रश्न आएंगे। ऑल्दो आपको लगभग मेंस के लिए आपको लगभग 1 साल का कवरेज की जरूरत होती है, प्रीलिम्स में 2 साल के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन मतलब इन्होंने साथ में कोई बात को एग्री किया है, और वो जो है अभी मीटिंग इनकी हुई थी, तो देखो जिस इशू पे इनका रिजोल्यूशन आया हुआ है ना, तो आप मानो कि वो जो इशू है वो बहुत मैटर करता है। तो वो इशू क्या है कि इशू क्या है कि आपसे हमने हिंदू में भी इस पर बहुत चर्चा कर रखी है, डिस्कस कर रखा है, अगर आप लोग को याद हो, और कई बार डिस्कशन कर रखा है। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, इस पर आप लिख भी सकते हो, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या पड़ता है। ठीक है, ये एक एंगल आपके लिए बनता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या पड़ता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या पड़ता है, जनरली है ना, अलग अलग लेवल पे देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट आपका बेसिकली पड़ता है ना, लाइक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ पर आपका क्या पड़ता है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस। तो इसमें ये डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अभी इस पर कई कई सारी चीजें आपकी और डिस्कस होंगी। तो यहाँ पे एक 28th जो मीटिंग यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 जो आपकी हुई थी, जहाँ पे लगभग 123 देशों ने बैठे और उन्होंने कहा कि बेनिफिट्स फॉर द हेल्थ फ्रॉम रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लोअर एयर पॉल्यूशन, एक्टिव मोबिलिटी, शिफ्ट टू सस्टेनेबल हेल्दी डाइट्स, तो ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखो जो COP28 की जो मीटिंग होती है ना, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो COP28 की मीटिंग है, उस पर भी इन बातों पर चर्चा की गई थी कि अगर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है, गर्मी कम पड़ती है, तो इसका देखो आप खुद सोचो कि आप फूड सिक्योरिटी को देख लो कि अगर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा तो जो क्रॉप्स है वो ग्रो ही नहीं कर सकती, टाइमली ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर कंडीशंस उनको चाहिए वो बहुत बढ़ जाएगा। क्रॉप ऐसा तो नहीं कि क्रॉप एसी लगा के बैठ जाएंगी, ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती। कोई भी क्रॉप है दैट क्रॉप कैन ग्रो इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप कह सकते हो कि वाटर की जरूरत होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर वो रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है कंटिन्यूस बेसिस में फिल सी, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको रिड्यूस करना जरूरी है, जिससे हमें पॉजिटिव हेल्थ पर बेनिफिट्स होगा, और है ना, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, ये भी एक है। मोबिलिटी है, हेल्दी डाइट्स की तरफ हमें जाना है, जिससे हमारा इम्यून एस्पेक्ट जो है वो इम्प्रूव हो। पहली बार ये कहा गया कि $1 बिलियन जो है वो फाइनेंस किया जाएगा फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये COP28 के अंदर अनाउंस भी आपका किया गया था। 2023 में स्टेट एनवायरनमेंट ने जो रिपोर्ट है उस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर 20, मतलब वहां पे डायग्राम में हाईलाइट किया गया था, और उसमें कहा गया कि जो 2023 है, लाइक है ना, तो इंडिया एक्सपीरियंस्ड इट्स सेकंड हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। अब हो सकता है कि 2024 उसका रिकॉर्ड तोड़ दे। तो लगातार हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हीट स्ट्रेस एंड स्ट्रोक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आप 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर बाहर निकलो तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन आप कार पे भी निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि एसी ही काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शरीर है ये इससे काफी अधिक अफेक्ट हो सकता है, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत अफेक्ट होंगे, तो कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पर बहुत अधिक अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट आपका हेल्थ पर, इस पर आप कुछ पॉइंट्स जो है वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको पॉइंट्स इस पर हम लोगों ने हिंदू पे भी डिस्कस किया हुआ है हिंदू के सेशन में, बट इनको आपको तैयार रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइमेट चेंज का जो हेल्थ पर इम्पैक्ट है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब है ना, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे मान लो कई डिजीजेज हैं, किडनी डिजीज भी हो सकती है, ये भी है ना,
अब इसमें ये डेटा याद नहीं रखना कि कहाँ कितना मतलब कितने केसेस आएंगे, क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहेगा कहाँ। लेकिन आपको ये भी कहा गया कि लगभग जो किडनी डिजीज है वो भी हीट से या हीट स्ट्रेस से एसोसिएटेड है, कई स्टडीज जो हैं ये कहती हैं। तो किडनी डिजीजेस का आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कई बीमारियां हैं, जैसे डेंगू की बीमारी की जो है वो भी तेजी से फैल रही है। डेंगू ट्रांसमिशन बाय एडीज एगिपेटी जो मॉस्किटो है, उसकी वजह से जो है वो जो ट्रांसमिशन है डेंगू ट्रांसमिशन बाय एडीज एगिपेटी ब्रीड ऑफ मॉस्किटो, तो वो भी एक देखने को मिलता है। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, कंड्यूसिव टू डेंगू ट्रांसमिशन बाय एडीज एगिपेटी ब्रीड ऑफ मॉस्किटो। तो ये भी एक चैलेंज आप कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर कि है ना। तो ये मच्छर से जो पनपने वाली बीमारियां हैं वो भी आपका लगातार इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है और ये है साइंस एंड टेक के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, दैट इज सोडियम एयर बैटरी। ठीक है, सोडियम एयर बैटरी। तो ये जब आप एयर, तो यहाँ पे देखो दो शब्द मेंशन्ड है, एक तरफ सोडियम है और दूसरी तरफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम एयर बैटरीज के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो सोडियम और ऑक्सीजन ये दो चीजें आपकी इन्वॉल्व होती है। कोई भी बैटरी होती है उसमें आपका, लाइक आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ कि कैथोड और एनोड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कैथोड पार्ट है, जो कैथोड है ये कार्बन का बना होता है, जिसका काम क्या है कि करंट ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन जो है उसके एक्ट करता है। मैं डायग्राम के बेसिस में आपको बताता हूँ जिससे आपको मतलब ये सारा जो लिखा है समझ में आ जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जैसे मान लो ये आपका ये आपका कैथोड है और यहाँ पे आपका सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम मतलब सर्टेन प्रोसेस के माध्यम से चार्ज होगी, चार्ज हो, है ना। ये सोडियम आयंस आपका क्रिएट होता है। अब इधर जो है वाटर प्रेजेंट है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, एक सॉल्यूशन है जहाँ पे कैथोड एनोड प्रेजेंट है। तो अब ये जो वाटर है, ये वाटर से जो OH माइनस आयंस हैं, ठीक है, ये जुड़ेंगे। तब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये जैसे 4OH माइनस आ गया, एक तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, Na+ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो वाटर है, दिस वाटर, जैसे इसमें से आपका OH और H माइनस है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो O है दे फैसिलिटेट दिस फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में ये एक जो है हेल्प करता है। ये दोनों मिलके बनाते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH जो है ये फॉर्मेशन इसका होता है। और ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेसिकली आपका, जैसे ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये कई कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, है ना। तो ये है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी जो बैटरी है वो बैटरी काम कैसे करती है, उस बैटरी के काम के लिए काम करने का जो एक प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो सोडियम एयर बैटरी है, ये सोडियम एयर बैटरी में ये चार्ज आयन मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है, सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बस बहुत केमिस्ट्री पे तो नहीं जाना है, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो कैथोड है और आपका जो एनोड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, इससे और सॉल्यूशन आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, और जो चार्ज का मूवमेंट आपका होता है यहाँ से, ठीक है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो एनर्जी है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, सोडियम जो एयर बैटरी है उसके बारे में, लाइक है ना, जैसे उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और सोडियम का प्रेजेंस आपका है, ये आपसे मतलब ये जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कैथोड एनोड जो है इनके बारे में बेसिक प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में प्रश्न बन सकता है, मेंस में इसमें कोई प्रश्न जो है वो नहीं बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज आपको बस याद रखना, फिर रिपीट कर देता हूँ। सोडियम इधर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन पेपर और ये सब प्रेजेंट है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस होता है। और इधर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड आपका प्रेजेंट है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ना। और जो रिएक्शन है उसमें वाटर का प्रोडक्शन होता है, उससे आयंस बनते हैं, वो आयंस सोडियम से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, चार्ज, लगातार चार्ज जनरेट होता रहता है।
और ये जो चार्ज इस प्रोसेस में जनरेट होता है यही फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका जो वाटर है ना, तो ये जो चार्ज आयंस जनरेट होंगे तो यही जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, ऐसे इस तरीके से मूव करेंगे, तो इस मूवमेंट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके प्रोड्यूस होती है। तो बेसिक जो मैकेनिज्म है सोडियम एयर बैटरी का, ये कुछ फैक्ट बेसिक आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल है ना, जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एड ऑन होना, ये है सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन है बिटवीन ऑक्सीजन और आयंस के बीच रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आते हैं उनके बीच में रिएक्शन आपका होता है। तो यहाँ पे जैसे उसी चीज को टेक्निकल भाषा में मेंशन्ड है कि ऑक्सीजन और अल्कलाइन आयंस के बीच का रिएक्शन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो डिफरेंट मैट्रिक्स है फॉर ऑक्सीजन रिडक्शन एट द कैटलिस्ट साइट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, प्रोडक्ट्स सच एज NOU2 एंड Na2O2 N2O Na2O, ये जो है कैथोड पर एक्युमुलेट होते चले जाते हैं एंड दे बेसिकली अफेक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल साइक्लेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरी। मतलब ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं जिसमें सोडियम ऑक्साइड्स है, ये सब जो है वो कैथोड पे इकट्ठा होते चले जाते हैं, तो इससे जो बैटरी की एफिशिएंसी है दैट कैन आल्सो बी अफेक्टेड। बट हमें समझना क्या है कि इसमें जो सोडियम एयर बैटरी है, सोडियम एयर बैटरी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन का रिएक्शन आयंस के साथ, ठीक है, साथ में इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा जो सोडियम है उसका कैथोड, जो एनोड पार्ट है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन मैट्रिक्स प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो जनरेट होता है। वो ऑक्सीजन फर्दर रिएक्ट जो है कंबाइन करती है अल्कली, मतलब जो आयंस है आपके प्रेजेंट है जैसे OH माइनस, उन आयंस के साथ कंबाइन करके, ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन आपका होता है। तो ये कुछ बेसिक, मतलब थोड़ा बहुत इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि अच्छा सोडियम आयन बैटरी होती है और ये ऐसे कुछ इसके मैकेनिज्म है काम करने का। तो आप मतलब ऐसे टॉपिक्स अगर प्रीलिम्स में आएंगे तो आप उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ही टेक्निकल है, प्रीलिम्स का वो जनरल सेंस में मैकेनिज्म जो है उस बेसिस में सोडियम एयर बैटरी के मैकेनिज्म फंक्शनिंग के बेसिस पे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी दूसरी बैटरी से कंपेयर कर लिया और बोला है ना, दे कैन से कि मतलब जो स्टेटमेंट्स है ना कि ऑक्सीजन और एल्कली आयंस का उसमें रिएक्शन होता है, उसमें वो कुछ और मेंशन कर देंगे, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो एक टॉपिक है दैट इज हॉकिंग्स रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन। अब देखो इसमें जो भाषा मेंशन होती है ना वो थोड़ा आसान नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अबाउट दिस हॉकिंग रेडिएशंस। तो ये जो हॉकिंग्स रेडिएशंस हैं ये हाईलाइट 1974 में किया गया था। जैसे अगर आप देखोगे हम लोगों ने लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि अगर आप इफ यू विल सी द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, तो पहले जो स्टेज होता है स्टार्टिंग में आपका नेबुला होता है, ठीक है, जो डस्ट टाइप होता है। उसके बाद इफ विल सी तो आपके पास आपका रेड सुपर जायंट होता है ना, या रेड जायंट आपका होता है। धीरे धीरे एक एक्सप्लोजन भी होता है, सुपरनोवा टाइप होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, बहुत ज्यादा मास है तो ब्लैक होल बनता है। ये हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हॉकिंग्स रेडिएशन, अगर आपसे पूछे कि ये जो हॉकिंग रेडिएशन है, ये साइंस एंड टेक का मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का अच्छा बनेगा, तो आप चाहो तो प्रीलिम्स रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो जो हॉकिंग रेडिएशन है, दिस हॉकिंग रेडिएशन इज बेसिकली एसोसिएटेड, ठीक है, दिस हॉकिंग रेडिएशन इज बेसिकली एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है, दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल से एसोसिएटेड। ये फैक्ट आपको बस इतना याद रखना, बहुत डेप्थ में लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, तो बहुत टेक्निकलिटी पे नहीं जाना। तो यहाँ पे कहा क्या गया कि द थिंग दैट हैज बीन हाईलाइटेड कि हॉकिंग फेमसली क्लेम्ड दैट ब्लैक होल शुड एमिट पार्टिकल एज वेल एज एब्जॉर्ब देम। बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक होल उनको एमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। जैसे रेडिएशंस में क्या होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बाद उसी को रेडिएट किया जाता है। जैसे मान लो जमीन है, जमीन या कोई भी चीज है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, फिर रात को वही हीट को रेडिएट बैक करती है, तो ये रेडिएशंस है।
तो ब्लैक होल भी कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा और उन पार्टिकल्स को एमिट करेगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कंसीडर्ड, दे आर कॉल्ड एज हॉकिंस रेडिएशन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो इस चीज को अभी आज के टाइम पे मतलब टेलीस्कोप्स के माध्यम से थोड़ा ऑब्जर्व करने का प्रयास किया जा रहा है। जब कई सारे ब्लैक होल्स मान लो आपस में कोलाइड करते हैं, या न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो एमिट होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स कब एमिट होती है, जब ऐसे चीजें जो बहुत, जिनका मास बहुत ज्यादा और वो आपस में कोलाइड करें, देन दे एमिट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक होल और ब्लैक होल के मर्जिंग, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का ऐसा टकराव अगर होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो आपकी जनरेट होती है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया जाता है ना। कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेटरीज हैं जिन्हें लीगो कहा जाता है। कमेंट बताना मुझे कि इंडिया में भी आपका इस्टेब्लिश ऐसे ही किया गया है ना, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम भी जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इस पर मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। कई पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हिंदू के सेशंस में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने अपने पहले के नोट्स में ये चीज़ देखी होगी। तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल के लिए जो जागरूकता रखनी है, जानकारी रखनी है, वो है कि हॉकिंस रेडिएशंस क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हॉकिंस रेडिएशन? तो जनरली आपको समझना यह है कि हॉकिंस रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल से ये जुड़ा हुआ है। और इसमें ये कहा गया कि अगर ब्लैक होल्स, मतलब जो स्टेफन हॉकिंस उन्होंने बताया था कि जो ब्लैक होल है वो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे ऑल्सो एमिट द पार्टिकल्स। ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में जो है रखना है। फिर उसके बाद एक और टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल मॉर्सेल्स। ठीक है, मॉर्सेल्स शब्द मेंशन्ड होता है। ब्लैक होल मॉर्सेल शब्द आप याद रखना, ये छोटे ब्लैक होल्स हैं। ठीक है, दे आर कंसीडर्ड, ऐसा कहा जाता है कि दे आर द स्मॉलर ब्लैक होल। ठीक है, ये चीज मानी जाती है। सो इट इज सेड कि ये क्या है, छोटे ब्लैक होल्स, स्मॉलर ब्लैक होल्स हैं, और उनका जो मास है बहुत अधिक नहीं होता। जैसे एस्टेरॉइड, जो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो बड़ा सा कोई प्लैनेट और उसका टुकड़ा, वो एस्टेरॉइड हो सकता है। ठीक है, एक रॉकी मतलब ना पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा एक मास जो यूनिवर्स में घूम रहा है, वो आपका एस्टेरॉइड हो सकता है। सर्टेन बेल्ट्स हैं, है ना। तो कई जगहें हैं, जैसे मार्स का जो एरिया, उसके बियॉन्ड जो जगहें हैं वहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ एरियाज हैं जहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट है, और भी टुकड़ों में ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लैक होल मॉर्सेल है, ये शब्द आप याद रखना, दैट वी कॉल इट एज ब्लैक होल मॉर्सेल। ब्लैक होल मॉर्सेल, ठीक है, ब्लैक होल मॉर्सेल। तो ब्लैक होल मॉर्सेल बेसिकली ये क्या है, दे आर द स्मॉलर ब्लैक होल। ठीक है, दे आर स्मॉलर ब्लैक होल्स विथ मासेस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन एस्टेरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एस्टेरॉइड्स के बराबर उसका जो है मास है, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी है ना, आप कह सकते हो जो रिजल्टिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि ब्लैक होल में कहा जाता है कि कोई चीज अगर ब्लैक होल तक रीच करे तो इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, आपने सुना होगा क्यों, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मर्जर है ड्यू टू द सो कॉल्ड नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब होता है लाइन ऐसे, ठीक है, नॉन लीनियर मतलब ये सीधा आपका अरेंजमेंट इसमें नहीं होता। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसमें कि हॉकिंस रेडिएशंस क्या होती हैं, दूसरा ब्लैक होल मॉर्सेल्स क्या होता है। ठीक है, ये दो शब्द है, कई बार मैच द फॉलोइंग में देखोगे 2023 के प्रीलिम्स में शायद नेबुला और ये सब पे पूछा हुआ था प्रश्न, ऑलरेडी हमने उसको पहले डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें मैच द फॉलोइंग या कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना है, क्योंकि फिर वो आपको काफी अधिक, क्योंकि फिर कोई और चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर आप और कुछ करना चाहोगे तो वो आपको डायरेक्शन लेस कर सकता है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, हॉकिंस रेडिएशन क्या है, ब्लैक होल मॉर्सेल्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? रेडिएशन मतलब आपको बता, देखो सिंपल सी चीज क्या आपसे पूछी जाएगी कि हॉकिंस रेडिएशन एसोसिएटेड किससे है, तो ब्लैक होल से एसोसिएटेड है। ठीक है, पार्टिकल्स जो एमिट होती हैं, द पार्टिकल्स दैट आर बीइंग एमिटेड, ठीक है, जो जो आपके पार्टिकल्स, ब्लैक होल कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है। तो ये आपको हॉकिंस रेडिएशन इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको जो पॉइंट समझना है दैट इज ब्लैक होल मॉर्सेल्स, मतलब छोटे ब्लैक होल्स, उनका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत हाई होता है। तो ब्लैक होल मॉर्सेल क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबमर्जिंग होती है ब्लैक होल्स में, जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत हाई होता है। ठीक है, क्यों, वाई वाई द ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेरी हाई,
है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि मास इसका बहुत अधिक होता है, ग्रेविटेशनल पुल इसका बहुत ज़्यादा होता है। इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप, ठीक है। तो लाइट क्योंकि एस्केप नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए विजिबल नहीं है, इसलिए ब्लैक कलर का है, मतलब ब्लैकिश जो शब्द हम यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें जो सूरज है, सन है, सन के बहुत सारे जो मिशंस हैं आपका, जैसे हमने आदित्य L1 लॉन्च किया है, लैंग्रेज पॉइंट है, तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए इस साल देखने को मिल सकता है, या फिर जो सन है उसकी मतलब जो प्रोफाइल है उसके बारे में प्रश्न आ सकता है, जैसे जो लेयर्स हैं सन की वो है। तो हिंदू के सेशन में मैंने ऑलरेडी इस सब के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। वो सेशन आप लोग देखते रहना, डेली का बहुत ज़्यादा, आज जैसे आप देखोगे हमने डिस्कशन किया था, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे। उन वीडियोस को हिंदू के मैं यहाँ भी डाल दूंगा ऐप के माध्यम से, तो वो आप देख सकते हो। साथ में ये कंटेंट आपको ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसे हम सोलर, आपसे ये पहला पॉइंट याद रखना है कि सोलर ऑर्बिट मिशन, सोलर ऑर्बिटर मिशन। जब आप ऑर्बिटर शब्द यूज करते हो, इसका मतलब क्या है कि जो भी मिशन हम लॉन्च करते हैं वो जैसे मान लो हमने सूरज सोलर ऑर्बिटर मिशन, तो हमारा जो मिशन है ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, है ना, मतलब ये लैंड नहीं करेगा, लैंड तो वैसे भी नहीं कोई चीज कर सकती क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है। और आपसे पूछा जाए कि सोलर ऑर्बिटर मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, तो कई बार वो लोग मेंशन कर देते हैं नासा और इस टाइप से, आपको याद रखना है कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो सोलर ऑर्बिटर मिशन है वो, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सूरज के बारे में जानकारी उसमें प्रोवाइड आपकी की जाती है, इमेजेस जो है वो देखा जाता है। कई चीज़ें जो सूरज में होती हैं, जैसे आपने रीड किया होगा, सन स्पॉट्स सूरज में होते हैं, ठीक है। सन स्पॉट्स ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है कंपेरेटिवली और जगहों से सूरज में कम होता है, ठीक है। फिर सूरज में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको समझना, ठीक है। बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिलीड, जिसको मैंने आपको समझा रखा है कि उसे हम सोलर फ्लेयर शब्द यूज करते हैं या फिर सोलर विंड शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर्स विंड्स हैं ये हमारे अगर पृथ्वी से आके टकराती हैं, तो ऑल दो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें उनसे बचाती है, लेकिन अगर वो देखा जाए तो हमारे पूरा नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड, इसको सबको अफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, अगर जो ये चार्ज पार्टिकल्स रिलीज किए जाते हैं सूरज से, अगर वो रीच करें। तो ये है। तो कई आपकी मतलब सूरज की साइकिल होती है, एक जिसे हम सन साइकिल बोलते हैं, लगभग 11 साल की होती है। मतलब ये बेसिकली बेस्ड होती है किस पर, कि जो एक्टिविटी सूरज में होती है, ठीक है। जैसे एक समय आएगा जिसमें सूरज की एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ठीक है, सन मैक्सिमम रीच करेगा, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, इस टाइप से। इसे शब्द हम सोलर साइकिल यूज करते हैं, टर्म 11 साल की साइकिल आपकी रहती है। तो जैसे जैसे मान लो ऐसा समय जब सोलर एक्टिविटी बहुत हाई है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसमें बदलाव होता है, चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं, सोलर विंड आपकी जो है, आप कह सकते हो कि सोलर विंड उससे जनरेट होती है। पर इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स अलग से टॉपिक है, हमने डिस्कस किया इसमें, इस टॉपिक में बाकी जानकारी है तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आपको बस इतना याद रखना है कि जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है ये किसका है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था ये याद रखना है। पहली इमेज इसने 2020 में शेयर किया था। इसने क्या है, क्लोजेस्ट एवर जो इमेज है सूरज की इसी ने सेंड की है, बहुत ही क्लोज। इवन जो सूरज का जो नॉर्थ साउथ पोल है उसका ना, पोलर रीजन है, वहां से इमेजेस है। सोलर विंड की, जो सोलर विंड्स है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि गीले कपड़े को ऐसा आप ऐसे करोगे ना, झटकोगे, तो अगर सामने कोई खड़ा है तो उसके उसके फेस में जो छोटे छोटे बूंद है पानी के वो पड़ेंगे। ऐसे ही जो सूरज है ना उससे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं, जिन्हें हम सोलर विंड, सोलर फ्लेयर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में, जैसे ये मिशन है ना, इस मिशन का एम यही है, सूरज की फोटो खींचो, उसके बाद सोलर के पोलर रीजन को समझो जो नदन साउथ पोल के अंदर लोकेटेड है, उसके अलावा जो सोलर विंड है उसके कॉम्पोजिशन को समझो, कैसे जनरेट होता है उसको समझो, सोलर साइकिल को समझो। तो इसमें मेंस का ये भी प्रश्न बन सकता है, सोलर ऑर्बिटर मिशन या सन से रिलेटेड मिशन आपके 10 नंबर से क्या आपको लिखने को आ सकता है, या सोलर ऑर्बिटर मिशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आजकल ऐसे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। तो ये मेंस में साइंस एंड टेक का प्रश्न जीएस पेपर 3 के अंदर इसमें बन सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बायोटर्बेशन।
ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो बायोटर्बेशन के बारे में आपका physics.org में अभी रिसेंट स्टडी आई है, बायोटर्बेशन होता क्या है। अब ये यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में चला जाएगा ये बायोटर्बेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो बायोटर्बेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई जीव है, अब ये सपोज कि कोई वाटर बॉडी है, ये समुद्र है, समुद्र का नीचे का जो तल है ना, ऊपर तो पानी है ना, जैसे अगर आप इमेजिन करो कोई बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी ऐसे है, अब ये इसका नीचे का हिस्सा हो गया, आपने इसमें मिट्टी उट्टी डाल दी, ठीक है, तो और ऊपर आपका पानी पड़ा, पानी है आपने डाल दिया। तो बायोटर्बेशन क्या है कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जहाँ रहते हैं, मान लो यहाँ प्रेजेंट है वो, तो कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द सबस्ट्रेटम इन विच दे लिव। मतलब जैसे मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग, है ना, इस टाइप के, केकड़ा है या इस टाइप से, ये सेडिमेंट है, तो ये कैसे इसको अफेक्ट करते हैं, उस चीज को बायोटर्बेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। मतलब कई चीजों का वो, मान लो इधर से ये कुछ चीज को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कोई होल बना देंगे, इस टाइप से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, इस, है ना, कई छोटी छोटी चीजें हैं उसको तोड़ेंगे, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, कुछ चीजें होंगी जिसको कंज्यूम करेंगे, फिर उनका वेस्ट मटेरियल ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो पूरे के पूरे जो जीव हैं, कोई प्लांट्स हैं, वो सर्टेन चीजों को होल्ड करके रखेंगे। तो ये जो बदलाव किया जाता है नीचे के हिस्से में, है ना, तो ये कई लेवल पे अगर देखा जाए तो इसमें हम जो शब्द हम यूज करते हैं वो है बायोटर्बेशन। इसमें कुछ चीजें होती हैं जिसमें पार्टिकल्स रिवर्किंग, पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स में बदलाव होता है, कुछ चीजों को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ, कुछ चीजों में जो है लाइक ऐसा करके, लाइक फॉर एग्जांपल होल टाइप बनाए जाते हैं, है ना, उनको बोरो वेंटिलेशन बोलते हैं, वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा क्रिएट करते हैं कि अलग से एक एरिया टाइप बनाते हैं, वहाँ कुछ जीव जो है वहाँ प्रेजेंट आपके रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी आपकी ऐसा सरफेस के अंदर जो होती है, जिसके माध्यम से जहाँ जीव प्रेजेंट है उसमें वो बदलाव कर रहे हैं, उसके लिए टेक्निकली जो शब्द यूज होता है उसे हम बायोटर्बेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को बायोटर्बेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट एक प्रीलिम्स का टॉपिक देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है साइंस का। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है आज के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में थी, इम्यूनिटी के कंटेक्स्ट में, पैंडमिक के कंटेक्स्ट में काफ़ी न्यूज़ में, तो इसलिए हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको ये चीज़ पता है कि आपके शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया अगर एंटर करता है, तो अगर आप सरवाइव करते हो तो आपका शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता बनती है ना, एंटीबॉडीज बनती हैं स्पेसिफिक टू द वायरस बैक्टीरिया। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जैसे है ना, जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्ड करता है कैसे, एंटीबॉडीज के माध्यम से। जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया है और वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, एंटीबॉडीज बनने में कौन फैसिलिटेट करता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, वो बी सेल्स होते हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो ये सेल्स बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं एंटीबॉडीज बनने में, और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द वायरस बैक्टीरिया जो है वो काम करती हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप कहोगे लक्ष्मीकांत, ठीक है, अगर आपको कुछ और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपने मेरा नाम ले लिया, बोले सर से पढ़ लेंगे, तो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिसिटी होती है, मेमोरी प्रेजेंट आपकी होती है कि ये वायरस बैक्टीरिया अगर आता है तो ये एंटीबॉडीज इसके खिलाफ काम करेंगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, जिसमें टी सेल्स आते हैं, मैक्रोफाजेज आते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जो आपके शरीर को अफेक्ट करती है उनमें एक समान उसको उसका बैरियर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे जो आपके टी सेल्स मैक्रोफाजेज है, तो ये क्या करेंगे कि उसको पूरा का पूरा खा जाएंगे। ठीक है, मतलब करके और उसको पूरा जो है खात्मा करने का कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कंटेक्स्ट में, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एक समान, चाहे वो कैंसर हो या ऐसे ट्रांसप्लांट हो, तो एक समान जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो रहता है।
लेकिन ह्यूमरल के अंदर क्या होगा, वो स्पेसिफिक होता है, जैसे कि एंटीबॉडीज जो है वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया है, वही रिलीज होंगी और वो उसका खात्मा करेंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर ह्यूमरल है तो जैसे मान लो ये एंटीजन है, कोई भी बाहरी चीज जब आपके शरीर पर एंटर करेगी तो हम एंटीजन बोलते हैं, वायरस बैक्टीरिया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन का खात्मा कर देगी। तो ये जो इम्यून सिस्टम, इसे ह्यूमरल जो है ह्यूमरल शब्द हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जैसे कैंसर सेल्स हैं, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो इसके खिलाफ ये रिएक्ट करते हैं, क्या है ना, तो इनको इनमें जनरली है ना, मतलब जनरली जो इम्यून रिस्पॉन्स जिनके द्वारा देखा जाता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्लॉशिंग कोल्ड फ्रंट, ठीक है, टर्म दैट वी कॉल इट एज स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट, ठीक है, स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट शब्द आपको याद रखना है। तो स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट क्या है, व्हेन यू यूज दिस टर्म कॉल्ड एज स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट। तो स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट के बारे में, तो पहली चीज तो आपको क्या ये याद रखना है कि ये किससे एसोसिएटेड है, गैलेक्सी क्लस्टर। गैलेक्सी क्या है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें हमारा सोलर सिस्टम ऐसे बहुत सारे हजारों सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको मन के अंदर आनी चाहिए कि स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट जो है वो किस रीजन से एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो वो क्या है, गैलेक्सी क्लस्टर से एसोसिएटेड है। तो गैलेक्सी क्लस्टर, क्लस्टर शब्द का मतलब क्या होता है, क्लस्टर शब्द आप जानते होंगे, जब चीजें एक साथ, जैसे 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 अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर जो होता है उसका गुच्छा आपने देखा होगा, एक एक अंगूर जुड़े होते हैं आपस में, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ जुड़ी जुड़ी हुई होंगी, तो उनको हम गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। और उसमें क्या है, वो कैसे जुड़ी हुई होती है, बिकॉज क्योंकि उनका मास बहुत अधिक होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से वो आपका प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि जो कोल्ड फ्रंट शब्द आप जब हम यूज करते हैं, ये क्या है, दे आर शार्प सरफेस ब्राइटनेस discontinuities observed in X-ray image where the drop of the surface brightness and gas density is accompanied by jump in the gas टेम्परेचर। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पे तो नहीं जाना, बट आपको बहुत एक बेसिक पॉइंट आपके मन के अंदर होना चाहिए, वो क्या है कि दैट इज बेसिकली कि ऐसा रीजन, जैसे मान लो एक समान, जब आप कोई इमेज लेते हो, मान लो यूनिवर्स का आप इमेज लिया, इमेज लेने के बाद जब आपने एक इमेज लिया तो एक रीजन आएगा, तो एक रीजन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सडनली आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे जो ब्राइटनेस है उसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है, ब्राइटनेस में बदलाव हो रहा है, मतलब देयर कैन बी ए सरफेस, जो ब्राइटनेस है उसमें रिडक्शन हो और गैस की डेंसिटी में रिडक्शन हो, है ना, इसके अलावा जो टेम्परेचर है जो है उस पर इंक्रीज हो, है ना। तो कहना क्या, आपको क्या समझना है कि जो कोल्ड फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट, स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट एसोसिएटेड किससे है, गैलेक्सी क्लस्टर से, और ऐसे रीजन्स जहां पे जो ब्राइटनेस होती है आपका, जैसा आपने गैलेक्सी देख रहे हो, जो हजारों में गैलेक्सीज हैं, आपने फोटो एक इमेज है, उस इमेज में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जो इसकी ब्राइटनेस है उसमें बदलाव हो रहा है, तो वो रीजन जो ऐसा जो रीजन होता है उसे हम कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, जो रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज कोल्ड फ्रंट। तो स्लॉसिंग कोल्ड फ्रंट शब्द आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किससे एसोसिएटेड, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा, इसमें प्रीलिम्स का प्रश्न आएगा, तो आप इसमें लिख सकते हो। देखो ये आप डिवाइड करके कंटेंट रखोगे ना कि ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, तो देखो प्रीलिम्स का जो भी कंटेंट होता है वो मेंस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस का जो कंटेंट होता है वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए जरूरी है। तो प्रीलिम्स के बाद आपको, मान लो आपने ऐसे प्रीलिम्स के 1000 टॉपिक्स पढ़े, तो फिर वो आप क्योंकि अलग करके रखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डाउन टू अर्थ के और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पीआईबी के डिस्कस करेंगे। और मैंने क्या कहा कि आप लोग हिंदू के सेशन को मिस नहीं करना, उसको देखते रहना है। दूसरी चीज, आप लोग जो है जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको आप पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचने में समय दो, अपने अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने की कोशिश करो, है ना। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ बस वो करते जाओ, बाकी जो भी आपको करना है स्टैटिक पार्ट वो आप करते जाना। बुक सीरीज शुरू हो गई, कल 4:30 बजे बुक सीरीज होगी,
तो वीक में हमारी जो आफ्टर प्रीलिम्स जो स्ट्रेटजी रहेगी कि 3 क्लासेस करंट अफेयर्स की होंगी, 3 क्लासेस बुक सीरीज की होंगी, जिससे हम दोनों चीज़ों को पैरेलली लेकर चलें। बुक सीरीज का, एडवांस बुक सीरीज का एम क्या है कि हम लोग जो है उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, आपका हम ख़त्म कर लेंगे उसको दिसंबर तक। आप में से अगर कोई जिसने ज्वाइन नहीं किया तो उसको एक तो डिले मत करना, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, तो आपको एक कोड में शेयर कर दूंगा जिससे वो अमाउंट उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जैसे इसमें अवेलेबल है, बट आप तो एक ऑलरेडी कोर्स का हिस्सा हो, तो बुक सीरीज के लिए फिर क्योंकि वो कॉम उसमें आप रिड्यूस कर सकते हो, है ना, तो वो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके डायरेक्टली विल रीच टू saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट, वहाँ पे कोर्सेस और कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस कोर्स के बारे में बीच में मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग के अंदर, बट अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, इस कोर्स को मिस नहीं करना है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर का कोर्स अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है। आप दोनों कोर्स में से किसी का भी लिंक क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक राइट कॉर्नर में एक टिक करना है आपको, टिक करोगे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोनों से जुड़ सकते हो, और उससे आपका जो 1000 रुपीज़ है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स दोनों मस्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ठीक है। दोनों में प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे दिसंबर तक इसको पूरा, वी विल ट्राई, ये पूरी किताबें आपकी कवर हो जाएंगी, साथ में करंट अफेयर्स की चीज़ें भी आपकी अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और इसको मिस नहीं करना है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको जल्दी से जल्दी आप रीड करके उसको आप रीड कर लो अच्छे से। 1 जुलाई से पहले जो हैंड रिटन नोट्स आपको मेल करूँगा, ठीक है। इन चीज़ों में ना डिसीजन मेकिंग में आपको डिले नहीं करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कंटेंट कैसा होगा, कंटेंट किस तरीके से होगा, आप यूट्यूब में जुड़े हो, वीडियोस देख लो, आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे कंटेंट जो है यूपीएससी रेलिवेंट आपको मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको कवर कर रहा हूँ टू द पॉइंट, और एक अच्छे तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे, तो इनको मिस नहीं करना है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई क्वेरी इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी जल्द से जल्द आपके कुछ कोर्सेस आएंगे, जैसे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, ऐसे का एक कोर्स आएगा, एनसीईआरटी भी मैं आपको कवर करूँगा, मैपिंग का एक कोर्स आएगा, जीएस 1 2 3 4 का कोर्स आएगा, और मेंस मेंटरशिप भी मैं आपका स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करना, या फिर ये नंबर आपको याद रखना है, इस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से, अभी तक नहीं किया वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो, चेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन विल इम्पैक्ट ह्यूमन सेंट्रिक सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट स्पेशली इन साउथ एशिया, ठीक है। तो ये बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। 15 नंबर पे आपको लिखना है, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को लिखें, सोचो और लिखो। आज लिखना शुरू करोगे, इंप्रूवमेंट होगा। आज आपने एक पेज लिखा, आप देखोगे कल आपका इंप्रूवमेंट 0.1% हो गया। तो छोटा धीरे धीरे, जैसे है ना, समुद्र बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है, जो भी आप बोलो, तो है ना, तो पेज पेज से जो है आंसर राइटिंग होती है। तो एक एक लिखोगे, इंप्रूवमेंट होगा। तो ये है, कोई आपको गलती बता दे, कोई आपका ये कर दे वो कर दे, उससे नहीं। आप आंसर लिखते हैं, लोग देख लो, मैं 2-3 आंसर वीक में जो है डिस्कस भी आपसे करता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। जब भी लिखो टू द पॉइंट, जो पूछा है वो लिखना है, जो शब्द है उसको क्रॉस नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। 10 नंबर 2 पेज में, 15 नंबर 3 पेज में लिखना है। 2 पेज का मतलब एक आगे एक पीछे। तो आपको ये समझना है कि आपको राइटिंग स्किल अपना नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ स्पेस है उसके लिमिटेशन में लिखना है, ऐसा। और टाइम आस्पेक्ट को, कि आप 10 नंबर का आंसर जो है 35 मिनट में लिख रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं है, मत ही लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में आप टाइम लिखा करो, जैसे मान लो आपने एक आंसर लिखा ना, तो वहाँ पे टाइम लिख दो, कि आपको पहला आंसर लिखने में 30 मिनट लिखा। आप एक हफ्ते बाद देखोगे ये 30 मिनट रिड्यूस होकर 17-18 मिनट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब अगर आप 1-1.5 महीना लिखोगे तो वही टाइम रिड्यूस होकर 8 से 9 मिनट हो जाएगा। देखो टाइम लगता क्या है कि आप सोचते हो और उसी स्पीड से लिखना है, तो आपका कई बार सोच तो बहुत तेज़ होती है, लिखना उससे स्लो होता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। अब वो दोनों को सिंक्रोनाइज करना है आपको, उसके लिए लिखना पड़ेगा कि आप तेज़ी से सोच भी रहे हो और वैसे ही लिख भी रहे हो। और ये खाली इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ लिखने से होगा और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। 1 घंटे 7 मिनट से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आई होप आप लोग सेशन लाइक ज़रूर से करोगे, शेयर ज़रूर से कर दो, ठीक है। जहाँ भी मौका मिले शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब कर सकते हो। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप आंसर ज़रूर से दें। तो आप बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, है ना, तो चैनल के बारे में शेयर करो, ऐप के बारे में शेयर करो, इतनी आप कंट्रीब्यूशन जो है ज़रूर से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।